तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स की एक बड़ी सीरीज आ गई है जिसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। ये सीरीज सच में कमाल की थी और इसका प्लॉट और स्टोरी लाइन सब कुछ फोकस करता है एक अनफॉर्चुनेट फैमिली पे जिसके लोग बहुत ज्यादा मतलबी, पागल और पैसों के प्यासे थे और वो लोग एक एक करके मरते हैं। ये सीरीज मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई और फिलहाल के लिए IMDb ने इसे 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और रॉटन टोमेटोज पे ये सीरीज 90% फ्रेश चल रही है इस वक्त। खैर ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि 2 वीडियो के अंदर मैं पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, पर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर सीरीज की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक डिमोनिक सीक्वेंस को दिखाते हुए जो खत्म होती है फ्यूनरल के साथ, जहाँ पे हम लोग मिलते हैं रॉड्रिक अशर से जो अशर फैमिली का मुखिया था। वो फ्यूनरल था रॉड्रिक अशर के 3 बच्चों का और उन तीनों के साथ क्या हुआ वो रॉड्रिक फील कर पा रहा था और वो जानता था कि ये सब उसकी गलती है। उसके 3 मरे हुए बच्चों के नाम थे टैमी अशर, फेडरिक अशर और विक्टोरिन अशर। फ्यूनरल में हम अशर फैमिली के और मेंबर से भी मिलते हैं जो थी जूनो जो रॉड्रिक की बीवी है, लेनोर जो फेडरिक की बेटी है और मैडेलिन जो रॉड्रिक की बहन है। इसी के साथ मिस्टर पिम भी वहां पे मौजूद था जो अशर फैमिली का लॉयर था। उस फ्यूनरल में रॉड्रिक को दिखाई देती है एक औरत जिसने रेवन का एक मास्क पहना हुआ था और उससे रॉड्रिक घबरा रहा था। खैर हमें अब कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग के साथ ये भी पता चलता है कि रॉड्रिक के 3 नहीं 6 बच्चे थे और जो बचे हुए 3 बच्चे थे वो पिछले हफ्ते मारे जा चुके हैं, जिनके नाम थे पैरी अशर, कमील अशर और लियो अशर। मतलब दोस्तों अशर परिवार ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, पर क्यों और कैसे ये हम इस पूरी कहानी में देखेंगे। सीन जाता है ऑगी नाम के एक लॉयर पे जो असल में अशर परिवार के अगेंस्ट काम कर रहा था, वो भी कई सालों से, क्योंकि अशर परिवार ओन करती थी एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है फॉर्चुनाटे। पर फॉर्चुनाटे कंपनी इलीगल काम करती थी जिसका पर्दाफाश करना था ऑगी को, पर किसी वजह से अशर परिवार हमेशा बच के निकल रहा था। पर आज ऑगी को आता है एक इनविटेशन खुद रॉड्रिक अशर से। रॉड्रिक अशर ऑगी को बुलाता है एक एड्रेस पे जो निकलता है एक पुराना टूटा फूटा घर। ऑगी घर के अंदर जाता है और वहां पे वो मिलता है रॉड्रिक अशर से। वहां पे ऑगी को रॉड्रिक वाइन वगैरह पिलाता है और दोस्तों उस वाइन की एक घूंट की कीमत ऑगी की 2 साल की सैलरी के बराबर थी। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि अशर परिवार कितना ज्यादा अमीर था। खैर रॉड्रिक ने यहाँ पे अपने गुनाहों को कबूलने के लिए बुलाया था ऑगी को, जिससे ऑगी चौंक जाता है और वो टेप रिकॉर्ड ऑन करके सुनने लगता है रॉड्रिक की बात बड़े गौर से। पर अशर परिवार की ये कहानी अभी की नहीं थी। इस कहानी की असली शुरुआत हुई थी रॉड्रिक अशर की माँ एलिजा अशर से। ये बात थी 1953 की, जहाँ पे एलिजा अपने बेटे बेटी को बड़े शान से पाल रही थी। उसकी सैलरी अच्छी थी क्योंकि वो सेक्रेटरी थी विलियम लॉन्गफेलो नाम के एक आदमी की। विलियम लॉन्गफेलो मालिक था फॉर्चुनाटे फार्मास्यूटिकल कंपनी का और वो एलिजा के साथ अफेयर भी चला रहा था। और चीजों को कंफ्यूजिंग ना करते हुए मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि जो रॉड्रिक और मैडलिन अशर थे वो विलियम लॉन्गफेलो के ही बच्चे थे। विलियम क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा था इसलिए वो उन बच्चों को अपने से दूर ही रखता था और एलिजा भी विलियम की बात मानती थी क्योंकि उसे अपने बच्चे पालने थे, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि विलियम एक बुरा आदमी है। फिर बात अब आगे बढ़ती है 1962 में, जहाँ पे एलिजा को कैडासिल नाम की एक दिमागी बीमारी हो गई थी जो धीरे धीरे उसका दिमाग खराब करके उसकी जान ले लेगी। और इस बीमारी को आप लोग याद रखना। अब एलिजा क्योंकि भगवान पे यकीन करती थी तो अपने दोनों बच्चों को मना करती है डॉक्टर बुलाने के लिए, क्योंकि उसे यकीन था कि भगवान उसे आकर बचा लेंगे। परेशान होके दोनों ही बच्चे विलियम लॉन्गफेलो से मदद मांगने के लिए जाते हैं, पर विलियम दोनों बच्चों की बहुत गंदी बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा देता है और फिर उस रात को एलिजा मारी जाती है। एलिजा की आखिरी इच्छा थी कि उसकी बॉडी की ऑटोप्सी ना हो और इसलिए बच्चों ने पुलिस को ना बुलाते हुए अपनी माँ के लिए एक कफन बना के एलिजा को खुद ही दफन कर दिया था घर के आंगन में।
उस रात को अब जब तेज तूफान आ रहा था तो रॉड्रिक देखता है कि एलिजा की कब्र उभड़ी हुई है और जमीन भी खुदी हुई थी। रॉड्रिक और मैडलिन कब्र को चेक करने के लिए जाते हैं और पता ये चलता है कि एलिजा कब्र से निकलकर घर में चली गई है, जो अजीब बात थी। दोनों बच्चों को लगता है कि उनकी माँ जिंदा हो गई है और उन्होंने उसे जिंदा ही दफन कर दिया था। मैडलिन डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलती है, पर तभी एक डिमोनिक एलिजा रॉड्रिक के पीछे आकर उसका गला पकड़ लेती है। रॉड्रिक अपनी माँ से माफी मांगता है, जिसके बाद एलिजा रॉड्रिक को तो छोड़ देती है, पर वो तूफान में सीधा जाती है विलियम लॉन्गफेलो के घर और वो सबके सामने विलियम लॉन्गफेलो का गला दबाकर उसे बुरी तरीके से मार डालती है और उसके बाद एलिजा भी दोबारा मर जाती है। अब प्रेजेंट में रॉड्रिक के जरिए हमें ये पता चलता है कि इस कहानी को छुपा लिया गया था, पर एलिजा की उस कहानी के साथ ही अशर परिवार के खात्मे की शुरुआत हुई थी। रॉड्रिक अब कुछ डिमोनिक बातें करता है और ऑगी को बोलता है कि एलिजा उसके पीछे खड़ी है, पर ऑगी पीछे मुड़ के नहीं देखता। रॉड्रिक अब आगे अपने बच्चों के बारे में बताता है और असल में उसके 6 बच्चे थे 5 अलग अलग औरतों से। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पूरी सीरीज में लेनोर बार बार अपने दादा को मैसेज करती रहती है। ऑगी रॉड्रिक को बोलता है अपनी पोती से बात करने के लिए, पर वो ऐसा नहीं करता और रीजन एंड में पता चलेगा। रॉड्रिक अब 2 हफ्ते पहले की कहानी बताता है, जिस दिन के बाद से अशर परिवार मरने लगा था। हम लोग देखते हैं कि कोर्ट में ट्रायल चल रहा था और ऑगी अशर परिवार के खिलाफ बात कर रहा था कि कैसे अशर परिवार की जो फॉर्चुनाटो कंपनी है उसने 50-60 सालों के अंदर करोड़ों नहीं खरबों लोगों की जान ली है। उन लोगों की जान लिगाडोन नाम की एक दवाई से गई थी जो फॉर्चुनाटो कंपनी बनाती है, क्योंकि उस एक दवाई से कोई भी दर्द शरीर का ठीक हो सकता था। पर ऑगी आज तक ये साबित नहीं कर पाया कि लिगाडोन की वजह से एक इंसान की भी जान गई है। अशर परिवार के हिसाब से वो दवाई सेफ थी, पर ऑगी के हिसाब से अमीर लोग चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें जेल भी होना मुश्किल है, और इसलिए वो लोग सालों सालों तक बचते आ रहे हैं। पर अब नहीं, क्योंकि दोस्तों कोर्ट में अब ऑगी जज के सामने बोलता है कि उसे अशर परिवार का एक सदस्य कंपनी के खिलाफ बातें बताने के लिए रेडी है। और ये सुन के पूरा अशर परिवार चौंक जाता है, क्योंकि आखिर कौन अपने ही परिवार की पीठ में चाकू भोंकेगा। इस बात से परेशान होके रॉड्रिक पूरे अशर परिवार को डिनर पे बुलाता है और अब हम लोग एक एक करके अशर परिवार के सारे वारिसों और उन लोगों के रिश्तेदारों से मिलेंगे। फेडरिक के साथ उसकी बेटी लेनोर और उसकी बीवी मोरेला भी थी, और फेडरिक हमेशा से खुद को रॉड्रिक का फेवरेट बेटा समझता था। टैमी के साथ उसका पति बिल था, जिसके 10 मिलियन फॉलोअर्स थे एक जिम ट्रेनिंग वाली वेबसाइट पे, और टैमी और बिल का रिश्ता बिल की तरफ से तो सच्चा था, पर टैमी बस उसे इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि टैमी को अपनी एक नई कंपनी लॉन्च करनी थी। विक्टोरीन एक सर्जन थी और वो फॉर्चुनाटो कंपनी के लिए काम करती थी। उसका काम था कंपनी की दवाइयों को एनिमल्स पे टेस्ट करने का, और इसी के साथ वो एक दिल की मशीन पे काम कर रही थी जो किसी भी दिल की बीमारी को ठीक कर सकता है। विक्टोरीन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसे हम डॉक्टर एल के नाम से जानेंगे। लियो अशर एक वीडियो गेम कंपनी का मालिक था, एक एडिक्ट था, एक चीटर था जो अपने बॉयफ्रेंड जूलियस को चीट भी करता रहता था। कमील अशर सबसे ज्यादा चालाक लड़की थी। वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल सोचती थी और वो कंपनी का सारा बाहरी काम संभालती थी। कमील के पार्टनर थे टोबी और बेथ, और लास्ट में था पेरी अशर जो एक टीनेजर था, पार्टी वगैरह करता रहता था, बहुत सारी चीजों के लिए एडिक्टेड था और मस्तीखोर था। खैर रॉड्रिक अशर को चिंता थी क्योंकि उसके 6 बच्चों में से एक पुलिस के साथ काम कर रहा था, और इसलिए आज उसने ये डिनर रखा था। इसके बाद रॉड्रिक को अब एक पल के लिए एक डिमोनिक औरत दिखाई देती है, और दोस्तों हम इस औरत को पूरी सीरीज में वर्ना के नाम से जानेंगे। थोड़ी देर बाद अब डिनर शुरू होता है और सारे भाई बहन और उनके पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और बच्चे सब बात करते हैं कि आखिर किसने अशर परिवार को धोखा दिया। सारे भाई बहन एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते और किसी की किसी से नहीं बनती थी। रॉड्रिक अशर सारे लोगों को एक पेपर पे साइन भी करवाता है, जिसके हिसाब से जो भी धोखेबाज निकलेगा उसे जायदाद नहीं मिलेगी। और इतना ही नहीं, आंटी मैडलिन तो ये भी बोलती है कि जो भी धोखेबाज होगा उसे वो मरवा देगी।
डिनर के एंड में रॉड्रिक सबको बोलता है कि जिसने भी धोखेबाज का पता लगाया उसे वो $50 मिलियन देगा। और अमाउंट सुनते ही सबके मन में आता है कि वो कैसे उस धोखेबाज को ढूंढेंगे। वहीं अब प्रेजेंट में रॉड्रिक ऑगी को बोलता है कि अपने बच्चों की मौत का गुनहगार मैं खुद हूँ, पर ऑगी को यकीन नहीं होता क्योंकि दोस्तों पुलिस वालों ने हर एक बच्चे की मौत को इन्वेस्टिगेट करा था और वो मौतें आपस में रिलेटेड नहीं थी और सारी मौतें बस एक्सीडेंट्स थी। रॉड्रिक अब हमें ले जाता है 1980 के न्यू ईयर वाली रात पे, जहाँ पे एक बार के अंदर मैडलिन और रॉड्रिक एंटर करते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा डिप्रेस से लग रहे थे, जैसे उन्होंने अभी अभी कोई क्राइम करा हो। और अब यहाँ पे उनके सामने आती है वर्ना एक बार टेंडर थी उस वक्त पे, और वो मैडलिन और रॉड्रिक को बोलती है कि आज तुम दोनों की जिंदगी बदलने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि मैडलिन और रॉड्रिक दुनिया को बदलने की इच्छा रखते थे। वर्ना की बातें अब अजीब होने लगती है और आप लोग अब इस सीन को याद रखना क्योंकि हम बार बार इस सीन में लौटने वाले हैं। और अब सीन वापस प्रेजेंट में जाता है जहाँ पे रॉड्रिक को अपने बच्चों के फ्यूनरल के बाद अपने मरे हुए बच्चे दिखने लगते हैं और चर्च से बाहर जब वो निकलता है तो उसे गाड़ी के अंदर एक डिमोनिक जेस्चर दिखाई देता है। अचानक ही रॉड्रिक फिर जमीन पे गिर जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो अपनी बहन को बोलता है अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। इतना ही नहीं, रॉड्रिक को घूर रही थी उस वक्त एक रेवन और वो रेवन वर्ना से रिलेटेड थी। अब दोस्तों ये जो 1980 की न्यू ईयर वाली रात थी यही बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो शुरू हुई थी 1979 से, जब ऑगी, हाँ वही ऑगी जो प्रेजेंट में अभी रॉड्रिक के सामने बैठा हुआ है, उसने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी क्योंकि लोगों की कब्रें गायब हो रही थी कब्रिस्तानों से। इस कहानी को अब हम बीच बीच में बार बार देखेंगे तो आप लोग 1979 की इस कहानी पे ध्यान देते रहना। प्रेजेंट में अब ऑगी की बातों से हमें पता चलता है कि जो वो लोगों की कब्रें 1979 में गायब हुई थी ना, वो फॉर्चुनाटो कंपनी का ही काम था क्योंकि उन लोगों की मौतें लिगाडॉन खाने की वजह से हुई थी और लिगाडॉन की वजह से ही दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग मर चुके हैं। रॉड्रिक ये सब जानता था पर अब वो सुनाता है अपने बेटे पैरी की कहानी। 2 हफ्ते पहले हम पैरी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा एडिक्टिव डोमिनेंट टाइप का लाइफस्टाइल जी रहा था। उसके 2 बेवकूफ दोस्त भी थे और सीधी सी बात थी कि पैरी बड़े बाप की बिगड़ी औलाद थी और वो सोचता था कि वो अपने पापा से बेहतर है। उस दिन पैरी जाके मिलता है फेडरिक और मिस्टर पिम से और ये लोग बात कर रहे थे 6 लॉयर्स से जो फॉर्चुनाटो कंपनी के खिलाफ थे। लॉयर्स के मुताबिक फॉर्चुनाटो कंपनी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है और उन पे कुछ बिल्डिंग्स की फोटोज भी थी। पैट्रिक बोलता है कि फॉर्चुनाटो कंपनी इन बिल्डिंग्स की मालकिन नहीं है, पर पैरी कुछ ऐसी बातें करता है जिससे बात बिगड़ने लगती है। फेडरिक को गुस्सा आ जाता है और वो पैरी को बाहर ले जाके बहुत ज्यादा सुनाता है जिससे पैरी को आ जाता है गुस्सा। पैरी अब इसलिए ही प्लान करता है एक ओरजी पार्टी, वो भी फॉर्चुनाटो कंपनी के एक पुरानी बंद बिल्डिंग में जिसकी फोटोज अभी अभी लॉयर्स लाए थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग विक्टोरिन को देखते हैं जिसकी वो दिल वाली मशीन एक बंदर पे काम नहीं करती, पर वो जानबूझ के बंदर को एड्रेलिन देती है ताकि वो जिंदा रहे, पर बंदर फिर भी मर जाता है। हमें पता चलता है कि रॉड्रिक उस मशीन के पीछे पड़ा हुआ है और वो चाहता है कि विक्टोरिन उस मशीन को जल्दी से जल्दी बना ले ताकि फिर उसके बाद बंदरों की बजाय इंसानों पे ट्रायल स्टार्ट हो सके। इतना ही नहीं, कमील अशर अब पूरा फोकस कर रही थी अशर फैमिली में धोखेबाज कौन है ये पता लगाने के लिए। कमील का शक था पैरी पे क्योंकि वो बेवकूफ है और दूसरा शक था विक्टोरिन पे क्योंकि वो उससे नफरत करती थी। खैर वही पैरी अब बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है और उसका प्लान था पार्टी के वक्त बारिश हो और लोग नहाते हुए एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो। वो अपने एक आदमी को बोलता है सीलिंग पे लगे हुए स्प्रिंकलर्स को छत पे लगे हुए पानी के टैंक से जोड़ने के लिए, और दोस्तों वो टैंक्स वहां पे सालों से रखे हुए थे। अब जब रॉड्रिक ये सब ऑगी को बता रहा था तभी वहां पे आती है पैरी की डिमोनिक आत्मा जो रॉड्रिक को बुरी तरीके से चौंका देती है, पर वो डरता नहीं। यहाँ पे रॉड्रिक ये भी बताता है कि उसे अपनी माँ की तरह कैडासिल की बीमारी है और उस पे अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग पहुंचते हैं 1979 की उस कहानी में और अब हम लोग मिलते हैं रॉड्रिक के जवान रूप से जो फॉर्चुनाटो कंपनी का अभी मालिक नहीं था। रॉड्रिक आया हुआ था रूफस से मिलने के लिए जो फॉर्चुनाटो कंपनी का मालिक था।
रॉड्रिक ने रूफस को लिगाडोन दवाई दिखाई थी और वो दवाई रॉड्रिक को एक दूसरी कंपनी के केमिस्ट ने बनाकर दी थी। लिगाडोन के यूजेस को सुनने के बाद रूफस चौंक जाता है, पर जहां पे रॉड्रिक लिगाडोन से लोगों की मदद करना चाह रहा था, वहीं पे रूफस को दवाई के अंदर सिर्फ पैसा ही पैसा दिख रहा था। रूफस रॉड्रिक को बोल देता है कि वो इस आइडिया के बारे में सोचेगा और फिर रॉड्रिक घर जाता है अपनी बीवी एनाबेल ली के साथ, जो उसकी पहली बीवी थी, और अपनी बहन मैडलिन के पास, और ये सब लोग साथ में ही रहते थे। रॉड्रिक के ऑलरेडी 2 बच्चे हो गए थे, जो थे फ्रेडी और टैमी। रॉड्रिक सबको बताता है कि रूफस ने उसकी दवाई के बारे में ज्यादा कुछ आज नहीं बोला, पर रॉड्रिक को एनकरेज करती है मैडलिन। हमें यहाँ पे समझ आता है कि मैडलिन चाहती है कि रॉड्रिक रूफस का साइड किक बन जाए, ताकि फिर वो दोनों भाई बहन मिलके दुनिया को बदलने का अपना सपना पूरा कर सके। पर वही जो एनाबेल थी, वो एक बहुत प्यारी औरत थी और वो उतने में खुश थी जितना उसका पति कमाता था। अब प्रेजेंट में हम लोगों को मैडलिन के बारे में कुछ चीजें पता चलती हैं, जैसे कि वो एक एआई चैटबॉट पे काम कर रही थी, जिसके लिए उसने मॉडल चुनी थी लेनोर, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चैटबॉट बनेगा वो बिल्कुल लेनोर जैसा होगा। मैडलिन के पास असल में बहुत सारी इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स भी थे, क्योंकि वो ममीज और इजिप्ट के रिचुअल से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। मैडलिन के बाद अब हमें जूनो के बारे में पता चलता है, जो रॉड्रिक की बीवी थी। और दोस्तों, जूनो एक टीनेजर थी और रॉड्रिक की बीवी थी। कितनी ज्यादा अजीब बात है, पर इस बात का एक रीजन था। असल में जूनो का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो ऑलमोस्ट मर गई थी, पर जूनो की जान बचाई थी लिगाडोन दवाई ने। जूनो ने लिगाडोन की 2000 मिलीग्राम की डोज ली थी और वो बच गई थी। और जब से हर रोज जूनो लिगाडोन की वही सेम डोज ले रही है। इतनी बड़ी डोज से कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, पर क्योंकि जूनो जिंदा थी और सही सलामत थी, तो इसलिए रॉड्रिक ने उससे शादी कर ली थी, क्योंकि जूनो जीता जागता सबूत थी कि उसकी दवाई जानलेवा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पेरी अपनी पार्टी में इनवाइट करके आता है फेडरिक की बीवी मोरेला को, ताकि वो आगे चल के फेडरिक को ब्लैकमेल कर सके। पेरी मोरेला को एक सीक्रेट फोन भी देता है और वो मोरेला को इस तरीके से मैनिपुलेट कर देता है कि वो पार्टी में आए ही आए। अशर परिवार के एक एक करके इस अजीब सीक्रेट खुलते रहते हैं, क्योंकि जो टैमी अशर थी, वो अपने पति बिल को हर रात एक रैंडम लड़की के साथ डिनर करवाती थी और फिर एक पॉर्न वीडियो की तरह उन्हें देखकर प्लेजर लेती थी। और वही कमील अशर भी कम नहीं थी, क्योंकि वो टोबी और बेथ के साथ इंटीमेट होती थी हर रात, और उसने दोनों से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा रखा था। और ये सब कुछ टोबी और बेथ की जॉब का पार्ट था। अब रात को मोरेला अपने पति और बेटी से झूठ बोल के घर से निकलती है और जाती है पेरी की डर्टी पार्टी में। पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग सीक्रेट तरीके से आए हुए थे, और पार्टी में पेरी मोरेला को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो आएगी। खैर, इस सबके पीछे पेरी का शैतानी प्लान था, क्योंकि वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। उसका मकसद था इन वीडियोस को बेच के पैसे कमाने का और मोरेला की वीडियो से फेडरिक को ब्लैकमेल करने का। पर पार्टी के बीच में एंटर करती है एक स्कल मास्क वाली मिस्टीरियस औरत। वो टिमोरिक औरत कौन थी पेरी को पता नहीं था, तो वो उसका पीछा करता है, पर वो औरत उसकी आंखों के सामने कई बार गायब होती है। एंड में पेरी औरत के पीछे पीछे एक बेडरूम में चले जाता है, जहाँ पे वो औरत अपना मास्क उतारती है, और वो औरत थी वर्ना। पेरी वर्ना से पूछता है कि वो कौन है, और वर्ना बोलती है कि हर काम का एक नतीजा होता है और हर सौदे का एक दाम होता है, और मैं वो नतीजा हूँ जो अपना दाम लेने आई हूँ। और यही वर्ना की असली पहचान है। वो थी मौत की सौदागर। पर वो अशर परिवार के पीछे क्यों है, यह हमें बिल्कुल एंड में पता चलेगा। यहाँ पे वर्ना पेरी को सिड्यूस करती है और फिर उसे पार्टी में ले जाती है। वही अब पार्टी में मोरेला कुछ अजीब चीजें नोटिस करती है, जैसे कि स्टाफ के मेंबर्स पार्टी से एक एक करके बाहर जाने लगते हैं, और तभी वर्ना मोरेला के पीछे आके बोलती है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मोरेला सोच में पड़ जाती है कि अभी अभी क्या हुआ, पर तभी वाटर स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं, और दोस्तों, बिल्डिंग के ऊपर टैंक्स में पानी नहीं, एसिड भरा हुआ था, जिससे पार्टी में मौजूद सारे के सारे लोग बुरी तरीके से जलकर झुलसकर मार जाते हैं, और इस तरीके से पेरी अशर की मौत होती है। जलने के बाद भी पेरी थोड़ा जिंदा बच गया था जब उसके पास आती है वर्ना। वो उसे किस करती है, अपना मास्क पहनाती है और वहां से चले जाती है। थोड़ी देर बाद क्राइम सीन पे पुलिस वगैरह आती है, पर मिस्टर पिम
पुलिस को पार कर कर पहले बिल्डिंग के अंदर घुसता है और पैरी के मुंह से वो मास्क निकाल लेता है। वो पैरी का सारा सामान भी पहले ही निकाल लेता है और तभी उसे मिलती है एक सर्वाइवर, और वो और कोई नहीं मोरेला थी, पर वो पूरी तरीके से झुलस चुकी थी और अब उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब रॉड्रिक बताता है ऑगी को कि उसने फेडरिक को बोला था कि उस बिल्डिंग को तोड़वा दे, पर उसने ऐसा नहीं किया और दोस्तों उस बिल्डिंग में कंपनी की दवाइयों से जो जहर निकलता था वो सब पानी के टैंक में ही भरा जाता था ताकि पुलिस को ना पता चले। खैर वापस कहानी में, अब रॉड्रिक और मैडलिन को पैरी की मौत के बारे में पता चलता है, पर उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं था। इतना ही नहीं, वो लोग तो प्लान बना लेते हैं कि कैसे इस सबको कवर अप करना है ताकि दुनिया को लगे कि ये सब बस एक बुरा हादसा था। फैमिली मीटिंग बिठाई जाती है जहाँ पे पैरी की मौत का थोड़ा बहुत गम सिर्फ लियो को था, बाकी लोग नॉर्मल थे और कमील तो पैरी की मौत को बदल देती है एक मौके में, क्योंकि अब कोर्ट में सुनवाई कैसे होगी जब अशर परिवार दुख मना रहा है। कमील पैरी की मौत को एक सेल्स प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करती है और मैडलिन को ये आइडिया जबरदस्त लगता है। अब जैसा कमील ने सोचा था वैसा ही होता है, क्योंकि ऑगी अब केस आगे बढ़ा नहीं पाएगा जब तक पैरी का अंतिम संस्कार ना हो जाए। और आज कमील को ये भी पता चलता है कि विक्टोरिन अपनी उस हार्ट मशीन के ट्रायल के अंदर फेल हो रही थी जिससे बंदर मर रहे थे, पर विक्टोरिन की रिपोर्ट के हिसाब से बंदर जिंदा है और ट्रायल सही जा रहे हैं। मतलब विक्टोरिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही थी और शायद वही धोखेबाज है, ऐसा कमील को लगता है। वही जो विक्टोरिन थी वो आज टकरा जाती है एक पेशेंट से, और वो और कोई नहीं वर्ना थी। वर्ना बन के आई थी एक हार्ट की मरीज जिसका नाम है क्लेम, और से विक्टोरिन की गर्लफ्रेंड डॉक्टर एल से मिलना था। विक्टोरिन यहाँ पे वर्ना से उसकी फाइल्स ले लेती है और बोलती है कि वो एल को सब कुछ दे देगी, पर नहीं, विक्टोरिन जाती है और फाइल्स में देखती है कि क्लेम बिल्कुल सही कैंडिडेट है उसकी हार्ट मशीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए। जबकि दोस्तों वो जानती थी कि उसकी मशीन बेकार है, पर उसे अपने पापा को खुश करना था। रात में अब कमील और लियो एडिक्शन वाली चीजें कर रहे थे और उन दोनों में थोड़ा बॉन्ड सा बन जाता है, पर खैर उनकी बातों में ये साफ था कि अशर परिवार सिर्फ पैसों को फेंकना जानता है। वो कंपनीज खरीद के डालता रहता है, उन्हें करप्ट करता रहता है, और अशर परिवार सच में एक दानव है। कमील के जाने के बाद लियो बेहोश सा हो जाता है नशे के चक्कर में, और अगले दिन उसे पता चलता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड जूलियस की बिल्ली प्लूटो को नशे में मार दिया था, पर वो उसकी मौत का पता जूलियस को चलने नहीं देता। खैर एक बार फिर से हम लोग जाते हैं रॉड्रिक के पास, जो ऑगी को बता रहा था कि अशर परिवार किसी भी चीज को पैसे में बदल सकता है, पर फिर वहां पे आती है कमील अशर की आत्मा, और वो अपने पापा के कंधे दबाने लगती है। और एक बार फिर से हम लोग जाते हैं 1979 की कहानी पे। हम लोगों को अब पता चलता है कि रूफस ने लिगाडॉन के बारे में जानने के बाद उस कंपनी को ही खरीद लिया था जिसने लिगाडॉन को बनाया था, और इस बात से रॉड्रिक को आया था गुस्सा। वो जाके रूफस को बोलता है कि उसने रॉड्रिक का आइडिया चुराया है, पर रूफस रॉड्रिक को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसके पैरों की धूल हो। रूफस रॉड्रिक के आइडिया के बदले उसे $500 और एक प्रमोशन दे देता है, और अपनी बहन की बात याद रखते हुए रॉड्रिक चुपचाप उससे ले लेता है। अब प्रमोशन से एनाबेल तो बहुत ज्यादा खुश होती है, और मैडलिन बोलती है कि रॉड्रिक को अभी रूफस के और ज्यादा नजदीक आना होगा। उस रात को एनाबेल रॉड्रिक को बता देती है कि उसे मैडलिन के इरादे ठीक नहीं लगते, पर रॉड्रिक ऑलरेडी अपनी बहन को जानता था। रॉड्रिक और मैडलिन क्योंकि विलियम लॉन्गफेलो के बच्चे थे, तो फॉर्चुनाटो कंपनी उनका हक बनती है, ना कि रूफस का। वहीं अब प्रेजेंट में मिस्टर पिम रॉड्रिक और मैडलिन के सामने उठाता है टॉपिक मिस्टीरियस औरत का, और कैसे स्टाफ के लोग बिना कुछ बोले पार्टी छोड़कर चले गए थे। और अब किसी भी स्टाफ मेंबर को ये याद नहीं था कि उन्होंने पार्टी को मरने से पहले ही कैसे छोड़ दिया, जिससे रॉड्रिक और मैडलिन अब आ जाते हैं टेंशन में। उसी सेम रात को टोबी और बेथ कमील के साथ इंटीमेट होने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिससे कमील को आता है बहुत ज्यादा गुस्सा, और वो उन दोनों को नौकरी से निकाल देती है। और वही वर्ना आज एक रैंडम औरत बनके आती है टैमी अशर के घर। टैमी वर्ना को नहीं जानती थी, पर जो लड़की आमतौर पे आती है वर्ना खुद को उसी की दोस्त बताती है। खैर टैमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो अपना अजीब सा खेल शुरू करती है, पर टैमी को
बिल और वर्ना के बीच में असली प्यार दिखने लगता है जो उसके और बिल के बीच में नहीं था, जिससे टैमी को होती है जलन। वहीं अब गुस्से में आने के बाद कमील पहुंचती है विक्टोरिन के लैब, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जगह बैठी हुई थी वर्ना कमील को बोलती है शांति से घर चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। पर ऑब्वियसली ये बात कमील अशर को अच्छी नहीं लगती और वो अपनी जिद से घुस जाती है लैब में। कमील लैब में जाके बंदरों को देखने लगती है और उसे पता चलता है कि विक्टोरिन ने सारे बंदरों को एड्रेनलिन दे रखी है ताकि उनके दिलों में लगी हुई मशीन काम करती रहे और झूठी रिपोर्ट्स तैयार हो जाए। कमील फोन करके अब सबूत इकट्ठा करने लगती है, पर तभी आती है वर्ना जो डिमोनिक बातें करने लगती है कि कैसे इंसान अपने फायदे के लिए जानवरों को मारता है। कमील अब गुस्से में वर्ना को झाड़ने लगती है, पर तभी You fucking killed. वर्ना डिमोनिक बन के टेबल पे चढ़ जाती है। वो एक बंदर की तरह आवाजें निकालने लगती है और कमील अशर को बताती है कि वो कितनी ज्यादा बुरी इंसान है, जिसके बाद ऑब्वियसली वर्ना डिमोनिक तरीके से कमील को मार डालती है एक बंदर में बदलकर, और इस तरीके से होती है कमील अशर की मौत। अगले दिन कमील अशर की लाश कुछ डॉक्टर्स को मिलती है और उसकी लाश म्यूटिलेटेड थी और बंदर डिमोनिक तरीके से हंस रहा था। खैर अब उस दिन लियो अशर जाता है और वो एक पेट क्लिनिक से प्लूटो जैसी दिखने वाली एक बिल्ली को खरीद लेता है। और दोस्तों, उस दुकान की मालकिन और कोई नहीं वर्ना थी, और वो बिल्ली भी ऑब्वियसली डिमोनिक होने वाली थी। उस बिल्ली को घर लाते ही वो लियो को नखून मार के चली जाती है और तभी लियो को कमील की मौत की खबर मिलती है। और अब वहीं रॉड्रिक की कहानी सुनते सुनते ऑगी को बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती है। दोस्तों, ये आवाजें ऑगी को अब आती रहेंगी पूरी सीरीज में, और रॉड्रिक के हिसाब से मैडलिन बेसमेंट के अंदर कुछ काम कर रही थी। वहीं वापस कहानी में सारे भाई बहन लड़ने लगते हैं क्योंकि 2 अशर मर गए थे और सबको शक था कि उन्हें कोई अब मार रहा है। पर एक बार फिर से रॉड्रिक सबको बोलता है मुंह बंद रखने के लिए ताकि फैमिली की रेपुटेशन ना जाए। थोड़ी देर बाद मिस्टर पिम मैडलिन और रॉड्रिक को बताता है उस लेडी सिक्योरिटी गार्ड के बारे में जो असल में थी वर्ना। पिम के हिसाब से वो लड़की बिल्डिंग में काम ही नहीं करती और मैडलिन अब शक करने लगती है कि ये लड़की पैरी की पार्टी वाली लड़की है। इसके बाद रॉड्रिक विक्टोरिन से अब खुद बात करने के लिए जाता है क्योंकि कमील की लाश लैब में मिली थी, पर अपने पापा का दिल जीतने के लिए विक्टोरिन बोलती है कि उसकी दिल ठीक करने वाली मशीन ह्यूमन ट्रायल्स के लिए तैयार है, जिससे रॉड्रिक खुश हो जाता है। विक्टोरिन सब कुछ अपने पापा को झूठ बोलती है और दूसरी तरफ मिस्टर पिम मोरेला का वो सीक्रेट फोन जो पैरी ने उसे दिया था फेडरिक को दे देता है ताकि वो उसे खोलकर कुछ पता लगा सके। फेडरिक फोन नहीं खोल पाता, पर अब उसे लगने लगता है कि मोरेला पैरी के साथ चक्कर चला रही थी और यहाँ से फेडरिक अपनी पत्नी को लेके बदले की भावना रखने लगेगा। पिम इसके बाद वर्ना की फोटो को एनहेंस करके मैडलिन और रॉड्रिक को भेज देता है और फोटो देखने के बाद मैडलिन विजिट करती है एक पुरानी जगह जहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ एक दीवार थी जिसपे बनी हुई थी एक रेवन। तभी एक असली रेवन आकर वहां पे बैठ जाती है और मैडलिन को घूरने लगती है और रॉड्रिक वर्ना की फोटो को देखने के बाद बेसमेंट में जाकर एक दीवार को घूरने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं मैडलिन और रॉड्रिक दोनों ही फोटो वाली औरत वर्ना को जानते थे। अब आगे विक्टोरिन क्लैम से झूठ बोल के साइन वगैरह ले लेती है और ऑब्वियसली वर्ना वो सब कुछ करती है जो विक्टोरिन बोलती है। विक्टोरिन क्लैम को यकीन दिलाती है कि उसकी दिल की मशीन क्लैम को ठीक कर देगी, और इतना ही नहीं क्लैम की सर्जरी खुद डॉक्टर एल करेगी, जबकि एल कुछ जानती तक नहीं थी। अब उस रात को जब जूलियस लियो को ब्लो जॉब दे रहा था तभी लियो को तकिए के नीचे मिलता है एक मरा हुआ चूहा, पर यह बस शुरुआत थी। कहानी बताते वक्त अब रॉड्रिक के सामने अचानक ही आ जाती है लियो की डिमोनिक आत्मा, जिससे वो कांप जाता है। पर सीन जाता है वापस 1979 में। उस कहानी के अंदर आज रॉड्रिक के घर पे आया हुआ था ऑगी, जिसने फॉर्चुनाटो कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रखे थे। रॉड्रिक और अब बाकी सबको पता चलता है कि लिगाटॉन की वजह से लोग मर रहे हैं और फॉर्चुनाटो कंपनी लाशें चुरा रही है। इतना ही नहीं, कंपनी के कंसेंट फॉर्म्स पे रॉड्रिक के साइन हुए थे और उन कागजों पे लिखा था कि जो लोग दवाई से मरे हैं उन लोगों को पता था कि दवाई की क्या रिस्क है, पर रॉड्रिक ने उन कागजों पे साइन नहीं किया था।
ये अब साफ हो गया था कि फॉर्चुनाटो रॉड्रिक के झूठे सिग्नेचर का इस्तेमाल कर रही है, पर रॉड्रिक ओगी की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं खोना चाहता था। खैर रॉड्रिक अगले दिन रूफस को सब कुछ बता देता है और रूफस खुश था कि रॉड्रिक ने ऑगी का साथ नहीं दिया, और मैटलिन के हिसाब से ये एक अच्छी बात है क्योंकि रॉड्रिक को किसी भी तरीके से रूफस के और ज्यादा क्लोज आना होगा ताकि वो दोनों फॉर्चुनाटो कंपनी को हड़प पाए, और इसके लिए मैटलिन बनाती है एक प्लान। वही अब प्रेजेंट में फेडरिक आता है लियो के पास कुछ एडिक्शन वाली चीजें लेने के लिए क्योंकि वो अपनी वाइफ के धोखे से परेशान हो गया था। लियो फेडरिक को वो चीज दे देता है, पर उसी टाइम वो काली बिल्ली लियो की आंख में नखून मार के भागती है, और दूसरी तरफ टैमी अशर अपने पति की लाइव स्ट्रीम में देखती है वर्ना को, जिससे वो आग बबूला हो जाती है क्योंकि टैमी ने अपने पति को साफ मना कर रखा था कि पॉर्न वाली लड़कियों से घर के बाहर नहीं मिलना। इस बारे में टैमी अशर अपने पति से भी बात करती है, पर बिल को पता ही नहीं था कि वो लड़की उसके पास कब आई। टैमी की ही तरह फेडरिक भी अपनी बीवी को लेके आग बबूला हो गया था, और एडिक्शन वाली चीज लेके उसका भी अब दिमाग खराब हो जाएगा। और वही रॉड्रिक को अब पैरी की आत्मा ने परेशान करना शुरू कर दिया था। खैर अब आगे लियो को अपने घर में एक एक करके मरे हुए जानवर मिलने लगते हैं, जिससे लियो को आ जाता है गुस्सा और वो पेट शॉप की मालकिन को वापस बुला लेता है। वर्ना आती है घर पे बिल्ली लेने के लिए, पर वर्ना लियो को बोलती है कि बिल्ली दीवार के अंदर छुपी हुई है, और अब जैसे जैसे लियो बिल्ली की आवाज सुन रहा था, डिमोनिक वर्ना उससे डिमोनिक बातें कर रही थी। अचानक ही वो बिल्ली फिर लियो पे अटैक कर देती है और लियो उस बिल्ली की आंख बाहर निकाल देता है, पर बिल्ली के साथ वर्ना की भी आंख बाहर निकल जाती है। वर्ना फिर अचानक ही गायब हो जाती है, जिससे लियो बुरी तरीके से डर जाता है, पर वो गुस्से में दीवारें तोड़ने लगता है क्योंकि बिल्ली अंदर से ही म्याऊ म्याऊ कर रही थी। कुछ देर बाद जब जूलियस काम से घर आता है तो उसे पूरा घर तबाह मिलता है क्योंकि लियो उस बिल्ली को मारने के चक्कर में पागल हो गया था। लियो एक एक दीवार को तोड़ चुका था, और एक दीवार के अंदर लियो को बिल्ली के साथ वर्ना दिखाई देती है जो जूलियस को नहीं दिखती। लियो को इसके बाद वो बिल्ली बालकनी पे दिखाई देती है, और बिल्ली को मारने के चक्कर में लियो नीचे गिर के मारा जाता है, और इस तरीके से अशर परिवार का तीसरा मेंबर मर जाता है। अब दोस्तों ये समरी थी 4 एपिसोड की, और बाकी के 4 एपिसोड को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, पर चिंता मत करो सेकंड वीडियो 24 घंटे के अंदर आ जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ये सीरीज देखना चाहते हो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, बाकी सारे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए अब हम लोग मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में जो जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।